Welcome you all. As we know that the exam is over, but I hope so that these series, that the solving the previous year question paper might have helped you in the examination. Even the exam is over now, but still will continue with the series. देखेंगे कि 2020, 2021 और जो 23 के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे और हाउ दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन इवन। और मैंने जैसे डिस्कस किया है जैसे कि फर्स्ट पेपर को लेकर और सेकंड पेपर की जो प्रोविजनल आंसर की जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी और यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट वीडियोस, आफ्टर वाचिंग दोज वीडियोस कि कितने सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। कि अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा बोल दूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, जैसे कि अगर आप देखो फर्स्ट पेपर के तो कम से कम पकड़ लो कि अगर कंसेप्ट को भी पकड़ लूँ तो कम से कम 18, 19 या 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और सेकंड पेपर में जो इंग्लिश के बारे में बात करूँ कम से कम 55 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं दोनों नेट और सेट को मिलाकर बोलूँगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे कि क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर। और 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो द स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड और उसने उसका MA कंप्लीट कर चुका है कि उसको वो क्वेश्चन आने ज़रूरी थे। इवन ऐसा बोला जाए तो अगर सिलेबस इतना इजी था जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पकड़ के 65 क्वेश्चन यू कुड हैव अटेम्प्ट, उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते थे आप। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ, अगर 65% भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है, हाँ उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ा जाएगा। दैट इज़ द थिंग्स यू विल लर्न इन दिस एनालिसिस। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़। पता नहीं अगर बहुत लोगों की ऐसे पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सो nobody हैज़ टू डू समथिंग, बट लर्निंग कम्स विथ एक्सपीरियंस। यू हैव टू रीड द थिंग्स और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तो ठीक है बट स्टिल यू नीड टू रीड द थिंग्स। ये अगर आपको क्वालिफिकेशन है तो आप उसको एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा करने के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना, दैट इज़ द फर्स्ट मोटो। पर बाद में जो है और फिर टीचिंग के प्रोफेशन में आने के बाद वो चीज़ें आराम से हो जाती है। विल सी इन दिस वीडियो कि कितने ज़्यादा अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। तो वी आर डीलिंग विथ जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो एक वीडियो में मैं एक पेपर पे मैं कम से कम 4 क्वेश्चन वीडियो करूँगा क्योंकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। 25 क्वेश्चन एक वीडियो में लेने का प्रयास करूँगा। अगेन कि जो क्वेश्चन पैसेज है, पैसेज की दो कंडीशन रहती कि यू हैव टू स्किम द थिंग, स्किमिंग करनी है आपको कि थोड़ा सा रीड करना है, फिर बाद में जाके आंसर को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के पूछे हुए ऑप्शन को देखना है, उसको देखना है, फिर बाद में आके आराम से पैसेज को पढ़ना है। इन द सेकंड पेपर यू विल गेट अ मच मोर टाइम, दैट आपको जितना डिज़ायरेबल टाइम चाहिए मिल जाता है। बट फर्स्ट पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए मास्टरी होना के लिए आप बार बार चीज़ों को पढ़ो, उसको कॉम्प्रिहेंड करने का प्रयास करो। और हाँ, मेरे हिसाब से तो यही बेहतर है कि इसको स्कीमिंग करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, फिर बाद में आके इसको रीड करो। यू विल गेट टू नो द आपके क्वेश्चन बराबर होते हैं ये। वैसे मैं इसको स्किप करूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए मेन वाले से। पहला क्वेश्चन दैट इज हु कॉइन द फ्रेज आर्क राइटिंग किसने कॉइन की थी फ्रेज पूछा है। हु कॉइन दैट फ्रेज आर्क राइटिंग, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैज़ गिवन दिस राइटिंग। बेसिकली इस राइटिंग के बारे में जो बोला जाता है कि इज़ अ काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बोलती है। और अब्स्ट्रैक्ट जब आता है क्वेश्चन तो कि बहुत लोगों को पता होगा कि रिलेट अलग अलग तरीके से किया जाता है उसको। रोनाल्ड बात यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, क्योंकि डेथ ऑफ द ऑथर उन्होंने रीडर के बारे में ज़्यादा बात की है, ऑथर मर जाता है। दैट इज़ एडवर्ड सेड को भी कर सकते थे आप, दैट इज़ ओरिएंटलिज्म उन्होंने दिया था 1978 में उन्होंने दिया था। डिस्कोर्स के बारे में जब बात होगी तब मिशेल फुको आएंगे, बट आंसर इज दैट इज जैक डेरिडा हु हैज़ गिवन दी थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, उन्होंने दी थी और उन्होंने बात की है आर्क राइटिंग के बारे में। बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ राइटिंग उसको बोला जाता है। लुक बैक इन एंगर इज ऑथर्ड बाय, लुक बैक इन एंगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड वर्क भी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लुक बैक इन एंगर एक बेसिकली बिलोंग करता है एंग्री यंग मैन मूवमेंट जो हुई थी 1950 के दरमियान, जो एंग्री मूवमेंट हुई थी एंग्री यंग मैन, उसके अंदर ये वर्क लिखा गया था और इसको पब्लिश किया था 1956 में पब्लिश किया गया था। और इसके अंदर दो इंसान हैं, एक जिमी पॉटर और उसकी
वाइफ है एलिसन, उसको डिपिक्ट किया है। और इसको रियलिस्ट प्ले भी बोला जाता है कि एंग्री यंग मैन मूवमेंट में भी यही था कि रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में लिखा जा रहा था। तो आप यहाँ पे इजी था उसका आंसर, दैट इज़ क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए बोलो, जॉन ऑसबॉर्न हु हैज़ रिटन दिस वर्क। फिर जिमी पोर्टर का भी उसको पूछा कि ये कैरेक्टर किस से बिलोंग करता है। सो क्वेश्चन दे आस्क्ड वेरी इजी एंड सिंपल, बट ये एंग्री यंग मैन मूवमेंट आपको पता चली यहाँ पे नई बात है। ब्राइट्स ऑफ रीजन इज द टाइटल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोएम ऑथर्ड बाय। अभी मैंने आज के क्लास में मैंने मेरे स्टूडेंट को बताया था कि ब्राइट्स ऑफ द रीजन जो पोइट्री में कंटेम्प्रेरी में पूछा जाता है, दैट इज़ एक वर्क है जो लिखा गया था। तो कब लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया था, दैट इज़ द क्वेश्चन। 1955 के दरमियान इसको पब्लिश किया था, इस वर्क को, ब्राइट्स ऑफ द रीजन। और ये जो वर्क लिखा गया है बेसिकली बिलोंग्स टू द मोमेंट पोइट। जो मोमेंट पोइट थे वो भी 1950s के दरमियान ही थे। 1915 के दरमियान जो पोइट थे उनको मोमेंट पोइट में थे, जैसे कि फिलिप लार्किन्स को भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, दैट इज़ मोमेंट पोइट। बट ये जो वर्क लिखा गया था दैट इज़ डोनाल्ड डेविड के द्वारा लिखा गया था, द ब्राइट्स ऑफ द रीजन। ये फर्स्ट वॉल्यूम पोएम उन्होंने लिखी थी 1955 में। लेट काइंडली नाइट अ फेमस पोएम इज पोएम इन इंग्लिश इज रिटन बाय हुम। ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, अगर आपको पता होगा इसको आप कर सकते थे डिकोड कि ये जो वर्क लिखा गया था 1833 में इसको लिखा गया था। बट इनमें से एक जो वर्क है, जो इंसान है उन्होंने जो लिखा था कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि पिछली बारी में क्वेश्चन में देखा था कि लिटिल स्टैची हैज़ रिटन अबाउट द 4 एमिनेंट विक्टोरियन, एंड वहाँ पे 4 लोग थे जैसे कि उसमें से ये इंसान बिलोंग करता है, दैट इज़ कार्डिनल न्यूमैन, जॉन हेनरी न्यूमैन उनको बोला जाता है। सेंट जॉन हेनरी न्यूमैन उनका नाम था, उनके द्वारा ये वर्क लिखी गई है। कार्डिनल न्यूमैन अब एलिमिनेट तो नहीं पर था थोड़ा सा, अगर उसके बारे में भी, अगर 4 एमिनेंट नॉवेलिस्ट कौन थे जिनके बारे में लिटिल स्टैची ने लिखा है, अगर आप उनके ऊपर सर्च करते तो उनके बेस्ट पोएम में से आप उसको देख सकते हो। दैट्स वाई जो इंसान दिखता है उसकी बिब्लियोग्राफी चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन को ऐसे रिकॉर्ड कर सकते थे आराम से। यहाँ पे आता है मैच द फॉलोइंग, जैसे कि मैच करना है वर्क को। ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड द मास्टर डिग्री उनको पता है कि दैट इज़ एंड्रिया डेल सार्टो, फ्लॉलेस पेंटर, जो इटालियन पेंटर था, उसके बारे में लिखा है, दैट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा एंड्रिया डेल सार्टो को उसको लिखा गया था। दैट इज़ देन द ब्लेस्ड डैमज़ल, जो एक वर्क लिखा गया था, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द जर्म, जो प्री रैफरल ब्रदरहुड थे उनका जो जर्म आर्टिकल था जो उन्होंने लिखा था उसके अंदर उसको पब्लिश किया गया था। सो बेसिकली उसका पता है कि रॉसेटी, डीजे रॉसेटी उन्होंने पब्लिश किया था। टेस्ट ऑफ द डर्बविल्स 1891 में जो पब्लिश किया गया था ये वर्क। फिर इसके बाद में जो दूसरा आया था ज्यूड द ऑब्सिक्योर, जो हार्डी का फेमस है, तो गेस करना इजी था। और द लोटस ईटर्स दैट इज़ रिटन बाय टेनिसन, 1832 में इसको लिखा गया था। इजी था क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं था उसको आंसर करना। क्वेश्चन फ्रॉम लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स। लिंग्विस्टिक्स है, इन नेजलाइज साउंड द एयर स्ट्रीम कैसे होती है, जैसे कि नेजलाइज साउंड आपको पता होना चाहिए कि नेजलाइज साउंड कौन से है, फिर एम, एन और जी। इनको अगर प्रोनाउंस किया जाए तो आएगा फिर म, न, ग। अभी उसको प्रोनाउंस करते तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रीम मैकेनिज्म में ऐसा उसका यूज़ कैसे होता है। तो फिर वहाँ वो ऑप्शन है कि दैट इज़ एस्केप थ्रू द नेजल पैसेज ओनली। नहीं, नेजल पैसेज से तो अकेले हवा नहीं, ओनली बोला तो नहीं होगा, कि यहाँ पे आंसर दिखता है कि एस्केप थ्रू दी ओरल एंड दी नेजल पैसेज साइमल्टेनियसली। हाँ, लग रहा है कि साइमल्टेनियसली दोनों से हवा एक साथ निकलती है। एस्केप थ्रू दी ओरल पैसेज, ओरल से नहीं, सिर्फ ओरल से नहीं आएंगे। डज नॉट एक्सेप्ट रोल नहीं आती है, म, न, ग, तो साइमल्टेनियसली दोनों से भी आती है। सो नेजलाइज कौन से है, फिर चाहे वो फिर आपको बायलेबियल भी पूछ ले, फिर फ्रिकेटिव भी आती है, उससे आप उसको देख सकते हैं आराम से। शायद कभी कभी क्या करते हैं कि वो अल्फ़ाबेट देते हैं और वो पूछते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट बिलोंग करता है तो हु अमॉन्ग दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट। एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट जो होते कि जो बोलते हैं
किसके बारे में, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बोलते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे आंसर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट इजी भी है। अगर आपको पता है कि कोजितो एर्गो सम जो आता है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, कि वो ही वॉज बीइंग द रियलिस्टिक भी बोल सकते हैं उनको आप। सो ही वॉज फोकसिंग अबाउट द मोर अबाउट द रियलिज्म, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। फ्रेडरिक नीचे तो थे, जॉन पॉल सार्त्रे थे, सोरेन कियरगार्ड, बेसिकली ये वो बिलोंग करते थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट में। बट रेने डेकार्ट आई थिंक देयर फॉर आई एम, ही वॉज नॉट द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर। एंटी मास्क वॉज द फॉर्म डेवलप। एंटी मास्क का जो फॉर्म था सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था 1609 में। 1609 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और द मास्क और एंटी मास्क दोनों भी है, जैसे कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दोनों भी प्ले होते हैं, जैसे कि मास्क और एंटी मास्क दोनों भी। अभी इसके फीचर्स क्या है आपको पता है कि एक चीज़ परफॉर्म की जाएंगी उसके अंदर, कि फिर मुखौटे लगा के आना, वो चीज़ें होती है। बट फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और डेवलप किया गया था बाय बेन जॉनसन। दैट वाज द आंसर, दैट इज़ द आंसर दिया गया था। द कंसेप्ट एपिफेनी इज मेंशन इन द रिलेशनशिप टू द वर्क्स ऑफ। जो कंसेप्ट एपिफेनी दी है, एपिफेनी बेसिकली समथिंग इज अ काइंड ऑफ रियलाइजेशन जब होता है किसी को। बट एपिफेनी बेसिकली रिलेट करता है जब मेजाय नाम के जो लोग निकले थे आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उनके लिए निकल गए थे वो लोग जो मेजाई थे, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट देने के लिए वो निकले। तो रियलाइजेशन होता है कि कुछ समथिंग हैड हैपन ग्रेट, तो उसके रिलेट किया जाता है कि एक रियलाइजेशन जैसी थिंग होती है। बेसिकली जो वर्क मेंशन किया है वो किसी के रिलेशनशिप में, दैट इज़ उसका रिलेशन आता है, दैट इज़ इन द जेम्स जॉइस जो स्टीफन हीरो है, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, जो वर्क उन्होंने लिखा गया था जेम्स जॉइस का, जहाँ पे स्टीफन हीरो के बारे में ये चीज़ बोली जाती है, दैट इज़ एपिफेनी। ये क्वेश्चन नेट और सेट में दोनों में रिपीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। While writing about the works of Wells, H.G. Wells, Arnold Bennett and John Glassworthy, who said that they spend immense skills and immense industry making, but making के बारे में आता है यहाँ पे फिर the trivial and the transitory appears the true and the enduring। किसके द्वारा बोले कि H.G. Wells के बारे में, अर्नोल्ड बेनेट के बारे में, जॉन गाल्सवर्थी के बारे में उन्होंने बोला है कि दे स्पेंड इमेंस स्किल्स। बट किन चीज़ों पे बोल रहे हैं कि दैट इज़ ऑन द ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट थिंग, जो शुल्लक जैसे उनको बोलते हैं कि ऐसे फालतू चीज़ों पे लिखा गया है। दैट इज़ द वर्क्स बेसिकली एक कमेंट है, क्रिटिकल कमेंट है की गई है कि ये मटेरियलिस्टिक फिक्शन जो लिखे गए थे इन लोगों के द्वारा, तो उनके ऊपर एक बोला गया था एक क्रिटिक के द्वारा। दैट इज़ किन्होंने बोला था ये कि मटेरियलिस्टिक फिक्शन बोला गया था, मटेरियलिस्टिकल फिक्शंस राइटर उनको बोला गया था उनके द्वारा। दैट इज़ रिटन बाय, एक जो कमेंट थी वो की गई थी वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। उनको बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट बोल दिया था कि वो ज़्यादा स्किल उनके स्पेंड कर रहे थे मटेरियलिस्टिक फिक्शन के बारे में या ट्रिवियल थिंग्स के बारे में वो करते थे। ट्रिवियल। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ पाब्लो नेरुदा? कि पाब्लो नेरुदा के बारे में एक जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है सबसे पहले, दैट इज़ ही वॉन नोबेल प्राइज़ इन, कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1971 में, 1971 में मिला था। चिलियन पोइट ही वॉज एंड सरलिस्ट। सरलिस्ट को आप क्वेश्चन देखा था पिछली बारी में, व्हेन पीपल ट्राइंग टू ब्रिज द गैप, कहाँ पे एक रियलिटी और इमेजिनेशन का एक गैप ब्रिज किया जाएगा, दैट इज़ द टर्म रियल सरलिज्म को बोला जाता है। सरलिस्ट पोइट्स दैट इज़ ऑफ चिलियन। और इनका नाम क्या है? गब्रियल गार्सिया मार्केस तो नहीं है, अपने को मालूम है उनका 100 ऑफ सॉलिट्यूड जो है, ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, उनका वर्क फेमस है। मार्गारेट एटवुड वो तो नहीं है, इनको कट कर दिया जाएगा। पैट्रिक वाइट जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे। दैट इज़ फिर उनका आता है रिकार्डो एलिसियर नैटफेली रेजिस बैसल्टो, उनका नाम, दैट इज़ पाब्लो नेरुदा। उनको कब मिला वर्क और उनके एक दो वर्क को देखना ज़रूरी होता है। विच कैरेक्टर डज अपीयर्स इन दी अनटचेबल? अब अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई थी? दैट इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद सर। आनंद जी के द्वारा ये वर्क लिखा गया था।
इट वॉज रिटन इन 1935 को ये लिखा गया था। इसको गेस करता आता था इजीली, बट ये जो माया नाम का कैरेक्टर यहाँ पे दिखा है दैट इज़ समथिंग मिसलीडिंग। यहाँ पे एक जया नाम का कैरेक्टर दैट कम्स, दैट इज़ इन दी दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देशपांडे का एक वर्क है दैट लॉन्ग साइलेंस। मैं लिख तो नहीं लो, दैट लॉन्ग साइलेंस को लिखा गया था 1988 में, जो शशि देशपांडे का वर्क था। उसके अंदर जया नाम का कैरेक्टर आता है, माया नाम का ऐसा कोई कैरेक्टर मेंशन नहीं है। ये जो वर्क द अनटचेबल लिखा गया है बेसिकली एक जो बाखा नाम का जो प्रोटोगनिस्ट है उसके अंदर एक जो टॉयलेट क्लीनर वो काम करता है, ऐसा लका उसका फादर, ऐसी उनकी स्टोरी डजंट अपीयर इन दी अनटचेबल। हु इज़ फेमस फॉर द वर्क, हु इज़ फेमस फॉर हिज वर्क्स ऑन एशियन इंडियन स्क्रिप्चर। इन दी एशियन इंडियन स्क्रिप्चर के बारे में किन्होंने लिखा। अभी कभी कभी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दैट इज़ उनका आंसर है देवदत्त पटनायक। फिर you need to search the things why he is given, why the answer is Devdatta Patnaik, but after searching you will get to know that the man has contributed in translations of Mahabharata and Ramayana. Then you will get to understand कि his importance in the literature. ऐसे बाकी के जो लोग हैं जैसे शशि थरूर है, निकेश शुक्ला, उनको आप सर्च करके देख सकते हो why these people are also important. Tennessee Williams employed the technique in his play The Glass of Menagerie as कि उसके अंदर कौन सी टर्म दी गई थी, बेसिकली किस टेक्निक में उन्होंने लिखा था। द वर्क्स इज रिटन इन 1944 में वर्क लिखा गया था। इनका एक अलग वर्क ऑल्सो फेमस है, दैट इज़ अ स्ट्रीट नेम कार डिज़ायर। उनका जो वर्क है उनका फेमस है, बट ये जो टेक्निक यहाँ पे उन्होंने यूज़ की गई है इन ये वर्क लिखने में दैट इज़ अनकन्वेंशनल। ये वर्क उन्होंने टेक्निक यूज़ की है, that he didn't follow any regular pattern. Audiolingual method of language teaching uses. अभी ऑडियोलिंगुअल के बारे में बात होगी तो ज़्यादातर फोकस कहाँ पे रहेगा कि जो चीज़ें होती है कि ऑडियोलिंगुअल पे मेरी स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान रहेगा और लिसनिंग पे, रादर दैन राइटिंग एंड रीडिंग। ये दोनों चीज़ों पे ध्यान छोड़ के मेरा स्पीकिंग और लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो उसमें फिर क्या होता है कि दैट इज़ मेरे कुछ बिहेवियरिस्टिक पैटर्न को देखा जाएगा। तो यहाँ पे आता है कि आपको बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी उसका आंसर है। तो आपको ये आपका काम है कि दैट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिटिव थ्योरी फिर क्या बोलती है। कॉग्निटिव थ्योरी बेसिकली मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में आएगा। सिमेंटिक थ्योरी में उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होगा उसके बारे में बात की जाएंगी। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तो आप उसको डिकोड करते ईजी होता है फिर। द पर्सपेक्टिव कॉल्स अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक वॉज डेवलप बाय। अभी अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक क्या है कि जब एक रीडर को उसके जो एक्सपीरियंस है रीडिंग का उसको कभी अलग नहीं कर सकते एक टेक्स्ट से। सो दैट वाज द थिंग गिवन बाय जो इसका आंसर है दैट इज स्टेनली फिश। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखा जाए देख सकेंगे आप अगर व्हेन यू विल स्टडी अबाउट नेट। अगर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, आपको 2004 से अगर देखते हैं आप तो यू विल गेट टू नो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक यहाँ पे जो होता है दैट इज़ कि उसको सेपरेट करना मुश्किल है रीडर को और उसके एक्सपीरियंस को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पुराना भी है और रिपीटेड भी है। विच क्रिटिक मेड अस सीथिंग अटैक ऑन T.S. Eliot in 1920s, wrote a standard introduction to poetics and authored the बेसिकली पूछ क्या रहे कि उनको पूछना एक ही है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल। बट उसने यहाँ पे उसको थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया कि वो बोल रहा है कि सीथिंग अटैक के बारे में पूछो कि किन पे गया था T.S. Eliot पे। शायद अगली बारे में फिर पूछ ले कि कौन है जिन्होंने T.S. Eliot पे अटैक किया था। आपको इंट्रोडक्शन टू द पोएटिक्स उन्होंने लिखा था और ही ऑथर्ड द वर्क दैट डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टेक इज दैट कि यहाँ पे 11,396 डेफिनेशन की गई थी किसकी, रोमांटिसिज्म की, इस ऑथर के द्वारा। और ये वर्क लिखा गया था 1936 में। आपको 48 भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो सो यू हैव टू बट 1936 इज़ द करेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। ये जो वर्क है बेसिकली द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल दैट इज रिटन बाय F.L. Lucas। और F.L. Lucas हैज़ गिवन दीज मेनी डिफिनेशंस ऑफ दीज की 11,000 डेफिनेशन उन्होंने दी है किसके बारे में, रोमांटिसिज्म के बारे में।
विच पोएट डिस्क्राइब्स हिज चाइल्डहुड एपिसोड एज स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम्स ईजी था जिसे गेस करना इसको भी। कौन ऐसा पोएट है जिसने डिस्क्राइब किया है इसके चाइल्डहुड एपिसोड के बारे में। बेसिकली पास्ट अनकॉन्शियस मेमोरी जो होती है वो उसके वर्क में दिखती है बार बार, ऐसा उनका कहने का मतलब था। दैट इज़ एक जो वर्क लिखा गया था, जो प्रील्यूड नाम का जो वर्क लिखा गया था, ये जो 1850 में इसको लिखा गया था प्रील्यूड नाम का जो वर्क, और उसके बुक जो 12 नंबर की उसकी बुक है उसके अंदर उसने मेंशन किया था जो स्पॉट्स ऑफ टाइम, दैट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे उसके एक्सपीरियंस पास्ट के दिखाई जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, यस मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग राइटर्स विद देयर लाइफ स्पैन। अभी ऐसा क्वेश्चन कभी दिखता नहीं है, बट आ गया तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर डिस्कशन की जो लेक्चर्स हमने अभी तक किए हैं उसके अंदर आपने एक बात मेरे से सुनी होगी, दैट द एडोनिस जो वर्क लिखा था शेली के द्वारा ऑन द डेथ ऑफ किड्स के जन्म और जैसे मरने के बाद एडोनिस जो वर्क लिखा था, जो उसकी डेथ थी 1821 में उन्होंने लिखा था शेली ने। सो आप यहाँ से गेस कर सकते थे कि पास्टोरल एलिजी जो लिखी थी शेली ने, कि आपको किड्स तो पता चल गए, बट ये भी पता होगा इफ़ यू आर द गुड स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, उसी के एक साल बाद शेली भी गुजर गए थे, क्लोज डाउन था बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में चार्ल्स लैम्ब के जो ऐसे हैं आपको पता होगा कि ये नज़दीक होते हैं, तो आप उसको भी गेस कर सकते थे, बट ब्लैक वॉज समथिंग डिफरेंट, आप इजीली गेस कर सकते थे उनको, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। बट अभी उन्होंने पूछा है तो आप इनके सर्च करने का तरीका इनको करो, फिर बाकी ढेर सारे को करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू नो द टाइम लाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन इतने डीप में नहीं होते। What do the following lines smacks of? Mid hush cool rooted flower fragment-eyed, blue silvers whites and the budded trirun. They lay climbed breathing on the dead grass, their arms embraced and their pinion too. Their lips touched not but had not bid adieu. ये जो लाइन पूछी गई है बेसिकली किस पोएम में से पूछी है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि दैट द लाइन, ये जो लाइन दी गई है दैट इज़ इन दी लाइन गिवन बाय किड्स एंड इट टॉक्स अबाउट द सेंसियसनेस। बट आपको पता है कि दैट किड्स हैज़ रिटन ग्रेट ओड्स, कि उनके साथ जो ग्रेट ओड्स है तो उनको आपको यू मस्ट बी फेमिलियर विद द आइडियाज़ दैट ही व्हाट ही हैज़ गिवन इन दी वर्क्स, जैसे कि ओड टू ग्रेशनन है, ओड टू नाइटिंगेल है। आप उनके क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आते हैं। ओड टू मेलनकली की भी बिगिनिंग लाइन उन्होंने पूछी है, कंक्लूडिंग लाइन पूछी है, ओड टू ग्रेशनन की भी पूछी जाती है, नाइटिंगेल की भी पूछी जाती है। तो आप उनको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन और उसके फिर पूछा जाता है उसको। इफ़ यू कुड हैव स्टडीड अबाउट द ओड टू साइकी, सो यू कुड हैव गेस द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाय जॉर्ज पीले? जॉर्ज पीले अपने को पता है कि द क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स, और इसको मैंने डिस्कस किया था। इसका मैंने बोला था कि CNG, उसका एक्रोनिम CNG और LPG मैंने बोला था। LPG CNG बेसिकली बिलोंग्स टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दैट इज़ कि क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैच, और फिर इधर फिर आता है फिर रॉबर्ट ग्रीन, फिर यहाँ पे थॉमस लॉज या जॉन लिली, जॉर्ज पीले और थॉमस लॉज यहाँ पे आता है, और किड बेसिकली अलग स्टैंड करते हैं। मैंने ऐसा बोला था कि, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज़ द वर्क नॉट रिटन बाय जॉर्ज पीले? बैटल ऑफ अल्केजा इज़ रिटन बाय हिम, पता है 1591 में लिखा गया था। द लव ऑफ द किंग डेविड एंड द फेयर बैटल्स, ये वर्क भी उन्हीं के द्वारा लिखा है, 1599 में लिखा गया था ये वर्क। और द ओल्ड वाइज टेल्स, यहाँ पे जब मैंने बात की कि द मटेरियलिस्टिक फिक्शंस, तो उन्हीं के द्वारा उनमें से एक जो बिलोंग करते दैट इज़ अर्नोल्ड बेनेट जो ने लिखा था। तो उनका भी एक वर्क है जो 1908 में 1908 में उन्होंने वर्क लिखा था। नॉवेल और बुक में थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों के, कि ओल्ड वाइफ टेल्स इज आल्सो वर्क्स इज़ रिटन बाय अर्नोल्ड बेनेट, और इसको जॉर्ज पीले के द्वारा भी लिखा गया है। एक ड्रामा है, एक नॉवेल है। बट हेयर द आंसर इज दैट इज़ डी,
डी जो आंसर है, द ऑनरेबल हिस्ट्रीज ऑफ द फेयर बेकन एंड द फेयर बॉन्गे इज रिटन बाय, इनको ये जो लिखा गया था दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा ये वर्क लिखा गया था। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो दैट इज रसलाज। फिर से क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि इसको डिस्कस किया है 2-3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। रसलाज इज रिटन इन 1759 बाय सैमुअल जॉनसन। इज सबटाइटल एज, कि उसका सबटाइटल क्या है, वी ऑल नो द आंसर दैट इज द प्रिंस ऑफ अबिसिनिया। इसको बार बार पूछा गया था कि किसने लिखा, कब लिखा, और इसका भी सबटाइटल पूछ लिया। आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज, क्योंकि व्हेन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल हेल्प, अपने को पता नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, क्योंकि अभी जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। बट इवन इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर आइडिया अबाउट द कट ऑफ एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई हैव मेंशन द थिंग्स इन दी जो प्रोविजनल की के आंसर की कि मैंने एक अलग से सीरीज़ बनाई है, उसके अंदर मैंने कट ऑफ भी एक्सपेक्ट किया है, कब डेट आएगी, जैसे कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा उसके बारे में बात जल्दी करूँगा। बट मेरे हिसाब से आप अगर वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी बताओ कि दीज मेनी क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो ठीक है, फिर बाद में आप किताब पढ़ो, किताब पढ़ने से भी हेल्प हो जाएगी। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरा कहना है कि अगर आपको डेस्टिनेशन, यू नो योर डेस्टिनेशन इज MS सेट और UGC नेट, बट हाउ टू गेट देयर, और उसके अंदर बीच में कौन से बड़े बड़े पत्थर आएंगे, दीज आर द माइलस्टोन्स दैट वी हैव टू टच, कि इसके इनमें से ढूंढने के बाद तुमको पता चलेगा कि हाँ मेजर कंसर्न वाले एरिया ये है। तो वाइल रीडिंग द थिंग्स यू विल गेट टू नो कि हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो मुझे इसके बारे में यू कॉन्शियसली स्टार्टेड रीडिंग, यू विल स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स जो आपको दिखती है, फिर वहाँ के क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। और ये जो फाउंडेशन आपको मिलेगा दैट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम। अब क्योंकि आई कुडंट स्टार्टेड अर्लियर, सो अगर मैंने कर लिया होता तो दोज हु हैव वॉच्ड द वीडियो उनको बेनिफिट तो हुआ होगा कुछ ना कुछ, बट जिन्होंने नहीं अभी लेट देख रहे हैं उनके लिए आगे के क्वेश्चन और ईयर के क्वेश्चन और पेपर तो मिल ही जाएंगे, पर अगले सेट के लिए भी वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ये तो एक वीडियो हो गया, मैं अगले इसके 4 वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर 21 और 23 के कर लूँगा। फिर बाद में जो थर्ड पेपर था, थर्ड पेपर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि थर्ड पेपर तो बेसिकली 18 तक ही था, तो उसके 16 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन मेरे पास है मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। फिर देन विल स्टार्ट अबाउट जो नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी देखने का मैं मेरे तरफ से प्रयास करूँगा। देन आई विल ब्रिंग ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट दैट यू एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहा है नेट सेट के लिए उन्होंने पढ़ने चाहिए, मैं उनके बारे में भी बोलूँगा। और आपका शेड्यूल तैयार करना मेरे लिए ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि दैट इफ़ यू आर विलिंग टू डू सो, इफ़ यू आर विलिंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, देन यू मस्ट जॉइन अ लाइब्रेरी। अब वहाँ पे जाके आपका टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो अच्छे से। और फिर बाद में ऐसा होता है कि अभी तो एग्ज़ाम हो गई, जैसे 7 से एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, बट आप उन लोगों से में से हो या जो सिर्फ बातें करते हैं या कि आपको करके दिखाना है, और करके दिखाना है तो फिर बातें कम करनी है और एक्शन बहुत ज़्यादा करनी है। वेदर जैसे कि बोला जाता है कि वर्क हार्ड इन द साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द साउंड्स, तो आप वैसा भी कर सकते हो। आपको शांति से लाइब्रेरी में बैठ के जो करते रहना है, क्योंकि 1 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। मे बी जून की भी नेट हो रही है, जून का तो नेट का तो थोड़ा क्राइटेरिया और डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है सेट से, बट आप इवेंचुअली चीज़ों को कर सकते हो। दैट इज़ द थिंग। आई होप ज्ञान तो हो गया बहुत सारा, बट आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।